हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां व पुनर्स्थापना। 1964 के मई में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी का 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में निधन हो गया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में निधन हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, वो बात करते हैं। इस अवधि में देश ने दो चुनौतियों का सामना किया। पहला 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, दूसरा खाद्यान्न का संकट, मानसून की असफलता। तो खाद्यान्न का संकट क्या है कि उत्पादन कम हुआ है ना, मानसून की असफलता हुआ दोस्तों। अगला पॉइंट क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं इन चुनौतियों से निपटने के लिए। ये दो चुनौतियां था। इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो खाद्यान्न क्षमता को बढ़ाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। 1965 के युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में 1966 में सोवियत संघ के ताशकंद, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। तो पहले दोस्तों सोवियत संघ में ये ताशकंद था और वर्तमान में कहाँ है, उज्बेकिस्तान में ये एक जगह है ताशकंद में। भारत व पाकिस्तान के मध्य क्या हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था। तो ताशकंद समझौता किनके और किनके बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और ताशकंद अभी वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है और पहले क्या था, ये सोवियत संघ में था। ताशकंद समझौते पर भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि किन दो नेताओं ने इन पर हस्ताक्षर किए। तो भारत की तरफ से कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। 1960 के दशक को खतरनाक दशक भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान भारत ने दो युद्धों 1962 भारत और चीन तथा 1965 में भारत व पाकिस्तान के मध्य सामना किया। तो भारत ने दो युद्धों का सामना किया, पहला चीन के साथ किया और दूसरा पाकिस्तान के साथ किया दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, चौथा आम चुनाव 1967 के दौरान देश की आर्थिक स्थिति। पहला मानसून की असफलता से सूखे की स्थिति। तो मानसून की असफलता से क्या होगा दोस्तों कि समय पर बरसात नहीं हुआ तो क्या होगा, सूखे की स्थिति पड़ गया। दूसरा है विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और निर्यात में गिरावट। तो यहाँ से जो भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था वो निर्यात माने कम से कम होने लगा और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होगा, क्योंकि जब निर्यात होगा तो विदेशी मुद्रा में क्या होगा दोस्तों, ऑटोमेटिक ही गिरावट आ जाएगा। तीसरा है सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी से देश में आर्थिक संकट की स्थिति। तो सैन्य खर्चों में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया। तो रक्षा के क्षेत्र में देश में क्या हो गया, ज़्यादा खर्च करना पड़ गया नेता लोगों को और आर्थिक संकट की स्थिति बढ़ गया दोस्तों। चौथा है महंगाई बढ़ गई, ऑटोमेटिक है दोस्तों, जब खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। पांचवा है बढ़ती बेरोजगारी, माने खाद्यान्न की कमी के चलते जन विरोध धीरे धीरे उग्र रूप धारण करने लगे। तो बढ़ती बेरोजगारी भी हो गया, खाद्यान्न के माने खाने पीने की वस्तु की कमी हो गया और धीरे धीरे लोग उग्र होने लगे, गुस्से के रूप धारण करने लगे। अगला पॉइंट दोस्तों, जो दल अपने कार्यक्रम और विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से अलग थे, वे एकजुट हुए तथा उन्होंने सीटों के मामले में चुनावी तालमेल करते हुए एक कांग्रेसी विरोधी मोर्चा बनाया गया। समाजवादी नेता, तो समाजवादी नेता कौन थे, राम मनोहर लोहिया ने इस राजनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। तो राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को कौन सा नाम दिया गया दोस्तों, गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। अगला पॉइंट है चुनावों के जनादेश को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। तो चुनावों के जनादेश को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई, क्योंकि कांग्रेस पहली बार चुनाव हारी थी और उसे प्राप्त वोटों के प्रतिशत व सीटों की संख्या में कमी आई थी।
तो राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों किए थे दोस्तों? कि पहली बार कांग्रेस ने चुनाव हार गए थे। उसे प्राप्त वोटों के प्रतिशत व सीटों की संख्या में कमी आई। 1967 के चुनावों से राज्यों में गठबंधन की परिघटना सामने आई। गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर के संयुक्त विधायक दल बनाया। तो गैर कांग्रेसी जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे वो सारे एकजुट होकर के संयुक्त विधायक दल बनाया। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया। तो पंजाब में जो संयुक्त विधायक दल की सरकार बना था उसको हम पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों पेपर के दृष्टि से। दल बदल किसे कहते हैं? जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत जाए व चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। यानी जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत जाए व चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। 1967 के चुनावों के बाद कांग्रेस के एक विधायक हरियाणा में गयालाल ने एक पखवाड़े में 3 बार पार्टी बदली। एक पखवाड़े में 3 बार पार्टी बदली। उनके ही नाम पर आया राम गया राम का जुमला बना। यह जुमला दल बदल की अवधारणा से संबंधित है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1 नंबर में पूछा जाता है कि आया राम गया राम का जुमला किन के नाम पर बना? तो हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल, उनके नाम पर है आया राम गया राम का जुमला बना। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली व ताकतवर नेताओं के समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट कहा जाता है। तो कांग्रेस के जो भीतर प्रभावशाली जो नेता थे, ताकतवर जो नेता थे, अनौपचारिक तौर पर उसे सिंडिकेट कहा जाता है। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। तो इन समूह के जो नेताएं थे वो पार्टियों पर क्या था? संगठन पर नियंत्रण था। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद सिंडिकेट के तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरवा दिया। इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने के लिए कहा और वीवी गिरी चुनाव जीत गए। तो दोस्तों वीवी गिरी चुनाव क्या कर गए दोस्तों? जीत गए। अगला पॉइंट, वीवी पर्स किसे कहते हैं? सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते देने का भी आश्वासन दिया। यह दोनों निजी संपदा व भत्ते इस बात को आधार मान करके तय की जाएगी कि उस रियासत का विस्तार, राजस्व व क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रिवी पर्स कहा गया। तो क्या है प्रिवी पर्स? क्या है दोस्तों? कि सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते देने का आश्वासन दिया गया था। निजी संपदा है ना, यह दोनों निजी संपदा व भत्ते इस बात को आधार मान करके तय की जाएगी उस रियासत माने उस क्षेत्र का विस्तार, राजस्व माने टैक्स व क्षमता कितनी है ना। और इस व्यवस्था को प्रिवी पर्स कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये क्वेश्चन। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? बात करते हैं। इंदिरा गांधी ने 1967 के चुनावों की खोई जमीन प्राप्त करने के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाए। तो इंदिरा गांधी ने 1967 के चुनावों की खोई जमीन प्राप्त करने के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाए। इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, खादान का सरकारी वितरण,
भूमि सुधार आदि शामिल थे। ग्रैंड अलायंस 1971 के चुनावों में गैर साम्यवादी तथा गैर कांग्रेस विपक्षी पार्टियों ने चुनावी गठबंधन माने ग्रैंड अलायंस बनाया। तो 1971 के चुनावों में गैर साम्यवादी तथा गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने चुनावी गठबंधन माने ग्रैंड अलायंस बनाए। इंदिरा गांधी ने सकारात्मक कार्यक्रम रखा व गरीबी हटाओ का नारा दिया। ग्रैंड अलायंस ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया। तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो ग्रैंड अलायंस ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया। आगे दोस्तों बात करते हैं कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ तो है दोस्तों। पहला है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। उत्तराधिकार का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लो कि बाप की जो संपत्ति होता है ना, तो उसका अधिकार उत्तराधिकार कौन बनेगा? उसका बेटा ही बनेगा। तो इसी प्रकार से राजनीति में क्या था कि 1964 के मई में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो 1964 तक क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गया था। अब राजनीतिक जो भागदौड़ है कौन संभालेगा? तो मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री जी का 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में निधन हो गया। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई व इंदिरा गांधी के मध्य राजनीतिक उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ व इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में क्या हो? उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ कि अगला देश का भागदौड़ कौन संभालेगा और देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो पहला पॉइंट है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। तो पहला क्या है? राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। दूसरा पॉइंट, चौथा आम चुनाव 1967, मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, विदेशी मुद्रा में कमी, निर्यात में गिरावट तथा सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी से देश में आर्थिक संकट की स्थिति। विपक्षी दलों ने जनता को लामबंद माने एकत्र करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में अनुभवहीन प्रधानमंत्री का चुनावों का सामना करना भी एक बड़ी चुनौती थी। चुनावों के नतीजे के राजनीतिक भूकंप का संज्ञा दी गई। कांग्रेस 9 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मद्रास, केरल में सरकार नहीं बनी दोस्तों। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, कांग्रेस का विभाजन। सिंडिकेट व इंदिरा गांधी के मध्य बढ़ते मतभेद व राष्ट्रपति चुनाव 1969 में इंदिरा गांधी समर्थित उम्मीदवार वीवी गिरी की जीत व कांग्रेस के आधिकारिक एन संजीव रेड्डी की हार से कांग्रेस को 1969 में कांग्रेस को विभाजन की चुनौती झेलनी पड़ी। तो तीसरा पॉइंट क्या देखा दोस्तों कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था। सिंडिकेट व इंदिरा गांधी के मध्य बढ़ते मतभेद व राष्ट्रपति चुनाव 1969 में इंदिरा गांधी समर्थित उम्मीदवार माने इंदिरा गांधी के द्वारा समर्थित कौन थे? वीवी गिरी की जीत और कांग्रेस के आधिकारिक एन संजीव रेड्डी की हार से कांग्रेस को 1969 में कांग्रेस विभाजन की चुनौती झेलनी पड़ी। चौथा पॉइंट, 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी ने अपने जनाधार की खोई हुई जमीन को पुनः प्राप्त करते हुए गरीबी हटाओ के नारे से कांग्रेस को एक बार पुनः स्थापित कर दिया। तो 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी ने अपने जनाधार की खोई हुई जमीन को पुनः प्राप्त करते हुए गरीबी हटाओ के नारे से कांग्रेस को एक बार पुनः स्थापित कर दिया। ये 4 पॉइंट है दोस्तों। पहला पॉइंट क्या देखा है दोस्तों आपका कि राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। दूसरा पॉइंट है चौथा आम चुनाव। तीसरा पॉइंट है कांग्रेस का विभाजन और चौथा पॉइंट है 1971 के चुनाव। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापना। अब कांग्रेस पूर्णतः
अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी। तो कांग्रेस पूर्णतः सर्वोच्च नेता के जो लोकप्रिय नेता पर आधारित थी। कांग्रेस अब विभिन्न मतों व हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। यह कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यकों पर निर्भर थी। तो कुछ सामाजिक वर्गों पर जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर निर्भर थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को पुनर्स्थापित तो कर दिया, परंतु कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल करके रख दिया दोस्तों। तो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को पुनर्स्थापित तो कर दिया, परंतु कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल करके रख दिया। पार्टी का संगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था। गरीबी हटाओ का नारा तथा इससे जुड़ा कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। तो पार्टी का संगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था और गरीबी हटाओ का नारा तथा इससे जुड़ा कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।